6 जून 2022 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज मंडे हैं दोस्तों। आज हमारे टेबल पर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्युलरिज्म के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। देन वी हैव ऑर्गन ट्रेड वायलेंस इन कश्मीर एंड आईपीईएफ के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी आईपीईएफ पर। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वेलकम स्टेप पायोनियर का ये आर्टिकल है। कानपुर में वायलेंस हुआ, राइट, और उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी हमें थोड़े बहुत रायोट लाइक सिचुएशन वायलेंस देखने को मिला था। और इसके पीछे मेन रीज़न जो रहा वो ये रहा कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे इसलिए क्योंकि नूपुर शर्मा जो हैं बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में से निकाल दिया है। उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट की। ऐसी कमेंट जो है वो डेफिनेटली उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो एक स्टैंड लिया है, ये स्टैंड जो हैं और जो आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने कुछ जो स्टेप्स दिखाए हैं या फिर कुछ चीज़ें जो की हैं, तो दिस आर थिंग्स कॉल्ड वेलकम स्टेप। बीजेपी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसे रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या फिर उनका इंसल्ट करना ये चीज़ बीजेपी जो है एज ए पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यूपी गवर्नमेंट ने ये पाया है कि ये जो वायलेंस हुआ, देखिए वायलेंस इज़ ऑल्सो इलीगल, तो ये जो वायलेंस हुआ है ये पीएफआई नाम की एक संस्था जो है वो इस वायलेंस के पीछे है। बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये वायलेंस ट्रिगर किसकी वजह से हुआ उनको भी बुक करने की ज़रूरत है। बीजेपी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, इंडिया हैज़ बीन ए मेल्टिंग पॉट ऑफ मैनी रिलीजियंस। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हमारा देश भारत जो है वो अलग अलग धर्मों का एक आप कह सकते हैं कि गुलदस्ता है, राइट, जहाँ पर अलग अलग धर्म जो हैं वो अलग अलग फूल में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। नंबर 2, Indian Constitution gives the right to every citizen to practice any religion of his or her choice. सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो संविधान है जो सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी ऊपर है, राइट, हम सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको जो भी धर्म फॉलो करना है, आपकी जो भी चॉइस है, आपको इस्लाम फॉलो करना है आप वो कर सकते हैं, आपको हिंदुइज़्म फॉलो करना है वो कीजिए, आपको कोई धर्म फॉलो भी नहीं करना है तो उस चीज़ की भी स्वतंत्रता जो है वो हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बीजेपी ने जो एक फर्म स्टैंड लिया है तो इससे बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रकार की एक आशा या फिर आई वुड से कि लेट्स से माइनॉरिटीज़ की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं उनको ये एक उनके लिए राहत की बात होगी कि बीजेपी जो है वो इस प्रकार के नेता जो हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो ऐसी बातें करते हैं तो उनको बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी और उनको निकाला जाएगा, राइट, और निकाल दिया गया है इनफैक्ट। दूसरी चीज़, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, कन्विंसिंग स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कोई चीज़ें की हैं उनकी पार्टी में, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बीजेपी दोनों को ऐसे कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसा करना भी चाहिए जिससे एक क्लियर सिग्नल जाए कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई भी रूलिंग पार्टी का व्यक्ति जो है वो ऐसी कोई भी बात करेगा या फिर ऐसी कोई हरकत करेगा तो उनको सज़ा मिलेगी, राइट। तो ये एक चीज़ जो है वो हमारे देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टैंड लेगी तो फिर जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ जो है ना उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा, उनको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक टोक उनके साथ नहीं होगी। उनको एक प्रकार से फ्री हैंड दिया गया है कि जो राइट चीज़ है
वो आप कीजिए, वरना जनरली ऐसा होना चाहिए इन एन आइडियल वर्ल्ड कि आपको किसी की राह नहीं देखनी है कि रूलिंग पार्टी क्या करती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को तो अपना काम करना ही चाहिए, लेकिन अभी रियल वर्ल्ड में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो किताब में है और जो रियल वर्ल्ड में है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अगर कन्विंसिंग स्टेप्स उठाए तो एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक बूस्ट मिलेगा। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो गौ रक्षक के खिलाफ जो एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि आई गेट सो एंग्री एट दोज हु आर इनटू द गौ रक्षक बिजनेस। गौ रक्षक के नाम पर या फिर गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग जो हैं वो क्राइम्स करते थे, लोगों को मारते थे, राइट, मॉब वायलेंस, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, तो उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली एक स्टैंड लिया था और वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टैंड रहा उनका। उन्होंने कहा कि दिन में आप गौ भक्त हैं, गौ सेवा के नाम पर कुछ कर मीन्स दिन में ये आप ये बता रहे हो, रात में आप क्राइम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ए गौ भक्त इज़ डिफरेंट, ए गौ सेवा इज़ डिफरेंट, राइट। गाय की सेवा करना चाहते हैं आप, गाय की रक्षा करना चाहते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को टारगेट करना, राइट, जानबूझकर मुसलमानों पर अटैक करना, तो गौ रक्षा के नाम पर ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर बोले थे, तो उससे एनफोर्समेंट एजेंसी को काफ़ी एक बूस्ट मिला था और राइट कार्यवाही भी हुई थी। आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट ने नई डिबेट की शुरुआत की है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत targeted attack on those who were trying to rewrite the history of the nation by seeking to reclaim all temple lands where mosques were built by the Muslim invaders. उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ये भी काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए बहुत सारे ऐसे मॉस्क होंगे, राइट, बहुत सारी ऐसी मस्जिद होगी हमारे देश में जिनको मंदिर की जगह पर बनाया गया है कि पहले वहाँ पर मंदिर था, फिर उसको तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। अब वो जो वक्त था, आज के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, तो क्या उन्होंने ये चीज़ की है? द आंसर इज़ नो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो औरंगज़ेब के टाइम पर या फिर हमारे देश आज़ाद हुआ उससे पहले, आज से 200 300 400 साल पहले ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वही चीज़ों को फिर से जो उस टाइम पर वो जो औरंगज़ेब टाइप ऑफ लोग जो करते थे, अब वही चीज़ हमारे देश की सरकार, एक सेक्युलर देश, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला देश जो है, ऐसी सरकार अब ये करेगी कि मस्जिदों को हटाकर वहाँ पर मंदिर बनाएगी, तो ये हमारे देश के लिए बिल्कुल ही गलत बात होगी। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट मोहन भागवत ने दिया है और इससे एक नई डिबेट की शुरुआत हुई है और ये अच्छी बात है। हमें इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं उनको एनकरेज करना चाहिए और सोसाइटी एट लार्ज ने भी इस चीज़ को वेलकम किया है कि हमें जो है ना वो पुरानी चीज़ों को यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में जो 1991 में जो एक लॉ आया था कि 15 अगस्त 1949 के बाद, आई थिंक 1947 के बाद, जो भी चीज़ें जैसी जहाँ पर हैं तो उन चीज़ों को वैसा ही रखा जाएगा। यानी कि अगर किसी जगह पर मंदिर है तो वहाँ पर मंदिर रहेगा, कई जगह पर मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, राइट, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंडिया को किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है? हमें हमारी एनर्जीज़ जो है ना एज इंडियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये समझना है कि हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। जो डेवलपमेंट के प्लान्स हैं उनको राइट टाइम पर फिनिश करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये एक अच्छी बात है कि आरएसएस और बीजेपी ने ये एक स्टैंड लिया है। आई बिलीव कि ये जो सिर्फ बातें नहीं होगी, लेट्स होप कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगी और अगर ऐसा करेंगे तो एक नए चेंज की शुरुआत जो है वो हो सकती है। क्योंकि जनरली आरएसएस और बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि माइनॉरिटी को लेकर, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को लेकर उनके जो व्यूज़ हैं उनको काफ़ी ऐसा नेगेटिव माना जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे हैं, ऐसा माना जाता है। जो भगवा या फिर हिंदुत्व, राइट, तो ये सारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड माना जाता है आरएसएस एंड बीजेपी को। बट वी डोंट वांट दैट, डू वी? वी वांट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सेक्युलरिज्म है और हमारा जो इतिहास है हमारे देश का,
राइट, कल्चरल इतिहास जो है भारत का, जो हमने कई बार इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया है कि दुनिया के सारे आइडियाज़, दुनिया के सारे अलग अलग रिलीजियंस जो हैं, उसको हमेशा भारत की संस्कृति ने वेलकम किया है। तो ये इसी चीज़ को साथ में रखकर, इसी चीज़ को सेंटर में रखकर हमें इकोनॉमी और डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पर हमारी एनर्जीज जो हैं वो होनी चाहिए। बस्टलिंग illicit organ trade is imperative, not bustling, sorry, busting, right? Busting यानी कि पकड़ना। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। लास्ट वीक दिल्ली में क्या हुआ, एक किडनी ट्रैफिकर्स जो हैं, इसका एक पूरा नेटवर्क बस्ट किया गया, इनको पकड़ा गया। लास्ट मई की बात है, राइट, मई 2022। ऐसा ही एक रैकेट जो है वो पुणे में पकड़ा गया और पिछले 15 सालों में ये तीसरा ऐसा बड़ा स्कैम है जो दिल्ली में पकड़ा गया है। अब ये जो किडनी रैकेट या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो भी एक इलीगल धंधा है, तो इसमें डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ या फिर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, डोनर्स होते हैं। तो ये सारे लोगों की जो एक प्रकार की मिली भगत होती है। किसी को लेट्स से हार्ट चाहिए या फिर किडनी चाहिए, तो फिर जो परिवार हैं उनसे कोई मैचिंग नहीं मिल रहा है, तो वो अगर किसी के पास पैसा है, लेट्स से वो 15 लाख, 20 लाख, 30, 40 लाख देने के लिए तैयार हैं, तो इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन इस प्रकार के रैकेट्स के माध्यम से उनको किडनी जो है वो मिल सकती है। एंड आफ्टर गेटिंग दैट किडनी, कोई गारंटी नहीं है कि आप आराम से जीवन जो है वो जी पाएंगे। इट्स ऑफकोर्स ट्रांसप्लांट जो है वो अपने आप बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। रिपोर्ट्स और डेटा ये कहता है कि हमारे देश में हर साल 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख लोगों को रेनल यानी कि किडनी फेलियर, राइट, रेनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर जो है, तो इसके ट्रांसप्लांट की ज़रूरत रहती है 1.5 लाख लोगों को हर साल। और इसमें से दिल्ली की बात करें तो लगभग 10% जितने जो लोग हैं, 10% जितने लोग जो हैं उनको ये ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं, बाकी को तो ऑर्गन ही नहीं मिल पाते। अब हमारे देश में ऑर्गन डोनर्स जो हैं उनकी भी संख्या काफ़ी कम है और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं हमारे देश में, लेकिन ऑर्गन डोनेशन जो है मीन्स अपने आप में इट्स नॉट दैट ईजी। एंड लोग मरने के बाद भी मीन्स जब जिंदा होते हैं तब उस टाइम पर यू कैन डोनेट योर बॉडी, यू कैन डोनेट योर बॉडी फॉर मेडिकल रिसर्च, यू कैन डोनेट योर ऑर्गन्स, अगर आप चाहें तो अपनी आँखें, किडनी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें, लेकिन इसको लेकर अवेयरनेस हमारे देश में ना के बराबर है। द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 2011 रिकॉग्नाइजेस 3 काइंड्स ऑफ डोनेशंस बाय लिविंग ऑर्गन्स। ये एक्ट के मुताबिक 3 प्रकार के डोनर्स हो सकते हैं। नंबर 1, नियर रिलेटिव्स, इसमें आपके पेरेंट्स आ गए, सिबलिंग्स आ गए, भाई बहन, स्पाउसेस यानी कि हस्बैंड वाइफ एक्सेट्रा। सेकंड इज़ अल्ट्रुइस्टिक डोनेशंस। अल्ट्रुइज्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो किसी और की मदद करने के लिए, अपना थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो भी करने के लिए तैयार होता है, तो इसको कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक, राइट। तो ऐसे अल्ट्रुइस्टिक डोनेशंस है। एंड देन यू हैव स्वैप डोनेशंस, यानी कि इट्स लाइक ब्लड में ऐसा बहुत होता है, राइट। इसको समझने के लिए आप ब्लड का एग्जांपल ले लीजिए कि लेट्स से आपको ए पॉजिटिव चाहिए। अब ए पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपका खून बी पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, ब्लड बैंक जाएंगे, वहाँ पर ए पॉजिटिव है बट आपको बी पॉजिटिव देकर फिर आपको ए पॉजिटिव की बोतल जो है वो मिलेगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर स्वैप किया। तो इस प्रकार के डोनेशंस होते हैं, स्वैप डोनेशंस। लेकिन ये जो इलीगल धंधा चलता है, ब्लैक मार्केट का धंधा, वो सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में होता है, इसमें अल्ट्रुइस्टिक डोनेशंस में, राइट। कि एक भला इंसान जो है वो अपनी एक किडनी किसी को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये एज वी ऑल नो, राइट, गरीब व्यक्ति जो हैं, एक बहुत ही, व्हेन आई से गरीब व्यक्ति, आई मीन टू से खास करके किसी बच्चे को ट्रैफिक किया गया है, किसी बच्चे को या फिर किसी कोई एडल्ट हैं, तो उनके साथ उनको किडनैप किया, फिर उनकी किडनी विडनी निकाल ली। बच्चों में ऐसा ज़्यादा किया जाता है और इसको लेकर बहुत सारे फिल्म्स भी हैं। आई एम श्योर आपने देखे होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, साउथ की फिल्म है। अजित जो हैं वो उसके हीरो हैं, IPS सत्यदेव, आई थिंक ऐसा कुछ नाम है, बहुत सालों पहले मैंने देखी थी।
तो उसमें इसी प्रकार की चीज़ होती है कि कैसे एक पूरा एक रैकेट चलता है, बच्चों को किडनैप किया जाता है और फिर उनकी आँखें, किडनीज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गन्स जो हैं वो निकाले जाते हैं और बिजनेस किया जाता है। इन रिसेंट ईयर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में एक नई चीज़ आई है, इट्स कॉल्ड ऑप्ट आउट सिस्टम। व्हाट इज़ ऑप्ट आउट सिस्टम? ऑप्ट आउट सिस्टम में ऐसा होता है कि आप जब जिंदा होते हैं तब आप ऐसा लिख देते हैं कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाए, लेट्स से अगर मैं मर जाऊं, तो मेरा मेरा जो शरीर है उसको रिसर्च के लिए या फिर मेरे जो ऑर्गन्स हैं उनको आप ले सकते हैं, तो इट्स कॉल्ड ऑप्ट आउट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर आप नहीं कहेंगे, आप ऑप्ट आउट नहीं करेंगे, तो ये माना जाएगा कि आपने अपना जो बॉडी है वो डोनेट कर ही दिया है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका बॉडी जो है उसको जो भी रिलीजियस सेरेमनी है उस प्रकार से उसको कंप्लीट किया जाए, तो फिर आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ ऑप्ट आउट नहीं किया तो फिर यही मानकर सरकार चलेगी कि आपने डोनेशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे देश में जो फैमिली अप्रूवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, जो व्यक्ति मर गया है तो वो डोनेट करने के लिए तैयार होता है, उसने डोनेशन के लिए इन्फॉर्म भी कर दिया है, राइट, आइज़ के लिए जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए उसने डोनेशन का फॉर्म भर दिया है कि मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी आंखें निकाल लेना और किसी के काम आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, एक्सेट्रा। लेकिन फिर वो व्यक्ति जब घर वालों को भी बता दिया है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फिर ऐसे सेंटर्स पर कॉल करके कहते हैं कि आप आइए और आंखें जो हैं वो लेकर चले जाइए, या फिर पूरा बॉडी जो है वो मेडिकल रिसर्च के लिए। तो फैमिली में मीन्स अगेन इसमें अवेयरनेस जो अगर आएगी तो फिर ये ऑर्गन जो है वो ईजिली अवेलेबल रहेंगे और बहुत सारी जानें जो हैं वो हम बचा सकते हैं। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कोई व्यक्ति अगर ब्रेन डेड हो जाए, कोई बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और अब पता चले कि ये ब्रेन डेड हैं, यानी कि अब कुछ समय के बाद ये व्यक्ति जो है वो मर जाएगा, तो अगर ऐसा पता चल जाता है डॉक्टर को, तो फिर कैसे आप कन्विंस करेंगे ऑर्गन डोनेशन के लिए? क्या आप उस परिवार को उस टाइम पर कह सकते हैं कि भाई अभी इनके पास कुछ ही घंटे हैं तो इनकी आंखें और किडनी हम निकाल ले तो चलेगा? तो it's not that easy as we can see, right? It's very complex thing। और जिस प्रकार से लाइफस्टाइल हमारी चेंज हुई है, राइट, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यू विल बी शॉक टू नो दिस फैक्ट एज वेल कि स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों की वजह से भी आपकी किडनी ख़राब हो सकती हैं। तो ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है ना, तो उनको कम करने के लिए सिर्फ डोनेशंस और ट्रांसप्लांटेशन बढ़ाने से कोई इश्यू सॉल्व नहीं होगा, वो तो हैं ही, लेकिन इसी के साथ साथ हमें हमारी लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल क्रिएट अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा होती रहेगी, इस प्रकार के डिजीज़ जो हैं वो और ज़्यादा फैलेंगे। एलिमिनेटिंग पाकिस्तानी इंट्रूजन इन द वैली, हिंदुस्तान टाइम्स का एक लंबे समय के बाद हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हमारे टेबल पर आया है। और ये आर्टिकल जो है ना दोस्तों लिखा है विवेक काजू साहब ने, जो एक रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। अब हमने इससे पहले भी इस विषय पर बात की थी और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक आज हमारे टेबल पर हैं। तो वी नो कि वहाँ पर टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कैसे कोई आतंकवादी जो है वो जाता है और फिर एक टारगेट को हंट करके वापस चला जाता है। अब ये मानना कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद पाकिस्तान की जो इंट्रूसिव कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है, तो दैट इज़ रॉन्ग। मैंने समझाया था कि कैसे ये टेरर प्रोसेस आउटसोर्सिंग TPO पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इज़न्ट इट? तो अब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं कहूँगा कि सैटरडे का लेक्चर आप देख लीजिए और उसमें देख लीजिए कि कैसे हमने ये TPO को एक्सप्लेन किया था। ए सेंस ऑफ एलिनेशन, कि ऐसा लगेगा कि मेरे देश में ही मेरी कोई कदर नहीं है, मेरे खिलाफ ये हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा तो ये सेंस जो है ना, इसको एक डीप रूट लेवल तक पाकिस्तान ने हमारे देश में फैलाया है। और जब तक ये एक सेंस ऑफ एलिनेशन है हमारे देश में, जब तक ऐसे कुछ लोग हैं 2% 5% जिनको ये एक सेंस हैं राइट एलिनेशन की, तब तक पाकिस्तान को अपनी डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करने में यहाँ पर मदद मिलती रहेगी, राइट। और उनको जो चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल
जो कुछ ऐसे कश्मीर में रहने वाले लोग हैं जो एंटी इंडिया हैं, वो और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कन्वर्ज हो जाता है। पाकिस्तान को क्या चाहिए, इंडिया परेशान रहे। ऐसे लोग जो हैं सेंस ऑफ एलिनिएशन वाले, उनको क्या चाहिए कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो भी उनकी डिमांड है। तो ये दोनों चीज़ें कन्वर्ज होती हैं और फिर वो मिलकर काम करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत इजी हो जाता है टेरर प्रोसेस को आउटसोर्स करने में। और टूरिस्ट भी ड्रॉप होने लगेंगे, राइट। यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी नॉर्मल सी नहीं, अभी भी यहाँ पर वही ख़तरा है, वही इश्यूज जो हैं, पीस अभी भी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक करने के लिए तो तैयारी है ही, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, छोटे छोटे टेरर अटैक्स, छोटे छोटे आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाता है, कोई एक व्यक्ति जाकर लोगों की हत्या कर रहा है, राइट। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अभी थोड़ी चेंज की है, लेकिन अगर उनको मौका मिलेगा तो वो बड़े अटैक्स भी करेंगे। जनवरी से मई की बात करें 2022 की, तो सिर्फ इतने 4-5 महीनों के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा, राइट, मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर जाकर आए हैं। तो टूरिज़्म जो है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सटल अटैक्स हैं, राइट, ये सटल अटैक्स की वजह से इंडिया उतना भी गुस्सा नहीं हुआ है कि फिर इंडिया ने LOC या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हमारी, LOC एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, IB यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर, ये दो प्रकार की एक बॉर्डर्स जो हैं वो हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। एक है इंटरनेशनल बाउंड्री जिसमें कोई इश्यू नहीं है, और दूसरी जो है वो LOC जिसमें इश्यूज़ हैं। तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ये दोनों जगह पर इश्यूज़ हों, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और पाकिस्तान की आर्मी का अभी अटेंशन जो है वो अफ़गानिस्तान में वो बिज़ी हैं और इंटरनल इश्यूज़ में वो बिज़ी हैं, और फिर इंडिया के साथ इश्यू क्रिएट हो जाएगा। तो पाकिस्तान की ये कैपेसिटी नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे ऐसे अटैक्स करवा रहे हैं। कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जा रहा है, फिर दूसरे राज्यों के हिंदूज जहाँ जिनको वहाँ पर जॉब की वजह से जाना पड़ रहा है तो उनको, और जो कश्मीरी मुस्लिम्स जो फिर प्रो इंडियंस हैं, राइट, और जो ऐसे पाकिस्तान के डिज़ाइन में पार्ट लेना नहीं चाहते, तो उनको भी डराया जाता है, उनको भी, उनकी हत्या भी वहाँ पर हो रही है। This new proxies have moved over the years with the waning influence of the old separatist leadership. कुछ पुराने ऐसे अलगाववादी थे, तो अब उनकी उनकी जो एक पकड़ थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन ये नए जो प्रॉक्सीज है ना, ऐसा मानना कि ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है तो ये गलत बात है। पूरा सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से मिल रहा है, और पाकिस्तान की चिंता ये है कि यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स आने लगेंगे तो कश्मीर वैली जो है उसकी जो डेमोग्राफी है उसमें जो पंडित और जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है तो उसमें एक बदलाव आएगा। पंडित जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, नॉट मोर देन मुस्लिम्स बट एटलीस्ट उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये एक पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर कंसर्न्ड है। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए कि पाकिस्तानी इस प्रकार के पाकिस्तान के इंट्रूजन्स जो है ना वो जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा हमेशा के लिए हम ख़त्म कर दें। IPEF holds promise but there are perils too. IPEF की कुछ अच्छी चीज़ें हैं लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। 23 मई को जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लॉन्च किया, इसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। नाम से ही पता चल जाता है किस रीजन के लिए है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए है। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये, और किस चीज़ के लिए, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि के लिए, कि इस पूरे रीजन में समृद्धि आए इसके लिए। इसमें बहुत सारे देश हैं, लाइक यू सी ऑस्ट्रेलिया, देन यू हैव ब्रुनई, एक छोटा सा देश है यहाँ पर, एज यू कैन सी ब्रुनई, एंड देन वी हैव इंडिया हैं, इंडोनेशिया हैं, जापान है इसमें, राइट, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, देन यू हैव दिस मलेशिया हियर, यू हैव न्यूजीलैंड ऑन बोर्ड, राइट, सिंगापुर जो एक छोटा सा यहाँ पर एक, ये जो रेड पॉइंट आपको दिख रहा है तो वहाँ पर है सिंगापुर। देन यू हैव थाईलैंड हियर, ये ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है थाईलैंड। वियतनाम है, राइट, उसके नज़दीक में ये येलो वाला कंट्री वियतनाम। एंड ऑफ कोर्स वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। और इसके लॉन्च के कुछ दिनों के बाद एक दूसरा देश इसमें ऐड हुआ, छोटा आइलैंड नेशन है, फिजी। सो हियर इज़ फिजी, इफ़ यू कैन सी हियर, राइट, तो ये रहा फिजी। फॉलो दिस रेड लेजर पॉइंट ऑन योर स्क्रीन, तो ये रहा फिजी, और कुछ और भी ऐसे देश जो हैं वो शायद ऐड होंगे। ये एक
अमेरिकन इनिशिएटिव हैं, राइट, और अपने जो अलग अलग मित्र देश हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उनको एक साथ ऑन बोर्ड लाने की कोशिश है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए हैं। और बात है ये IPEF की, तो इसका कंपैरिजन TPP के साथ तो होने ही वाला है। जो पुराना TPP था, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो इसको लॉन्च किया किसने? ओबामा ने इसको लॉन्च किया और ट्रंप ने इसको बंद किया, राइट। ओबामा के बाद ट्रंप की सरकार आई तो उन्होंने ये TPP को बंद किया। अब ये IPEF जो है, ये फिर से दो अपने जो USA के लक्ष्य हैं वो रीइग्नाइट करना चाहता है। उसमें एक है कि एक तो USA की जो इकोनॉमिक लीडरशिप है, तो ये फैलाना चाहता है USA की इकोनॉमिक लीडरशिप को। दूसरी चीज़, चाइना की जो दादागिरी बड़ी है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसको ख़त्म करना चाहता है। इसको चैलेंज करने के लिए ये जो IPEF हैं, इसको ख़ास करके लॉन्च किया गया है। अब इसके 4 पिलर्स हैं, आप देख लीजिए। आज हम सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इस चीज़ पर करने वाले हैं। थोड़ा बहुत फोकस जो है वो हम इस पर भी करेंगे और ये चीज़ पर भी करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इस पर होगा। तो ये 4 पिलर्स हैं। एक है फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, सेकेंड इज़ सप्लाई चेन रेजिलियंसी, क्लीन एनर्जी, decarbonization एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसके बारे में अक्टूबर में बताया था, राइट। अक्टूबर, ये अचानक से ये IPEF को लॉन्च नहीं किया गया है। अक्टूबर 2021 में उन्होंने ईस्ट एशिया समिट हुई थी, शायद आपको याद नहीं होगा, बट लेट मी रिमाइंड यू कि ईस्ट एशिया समिट में उन्होंने अक्टूबर 2021 में ये IPEF के बारे में बात की थी। और फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ भी चीज़ें डिस्कस की, राइट, जिसमें आप पकड़ लीजिए गूगल हैं, राइट, देन यू हैव IBM, और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ भी डिस्कशन की। और USA की जो कांग्रेस है, यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, तो इसमें भी इसको लेकर एक थरो डिस्कशन की, और तब जाकर ये IPEF को एज एन इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब ये फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड की बात करें तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि इट एम्स टू डेवलप हाई स्टैंडर्ड वर्क सेंटर्ड कमिटमेंट्स। कि किस चीज़ के लिए हैं? ये हाई स्टैंडर्ड वर्क सेंटर्ड कमिटमेंट्स के लिए हैं, और इसमें लेबर राइट्स, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट और डिजिटल इकोनॉमी, ये 3 चीज़ें, अगेन ये जो येलो में है ना हाईलाइटेड चीज़ें, इन 3 चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। बाकी की चीज़ें इस आर्टिकल में नहीं दी गई हैं, लेकिन एग्रीकल्चर, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, कंपटीशन पॉलिसी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए हैं। अब इस पूरे स्टेटमेंट में एक चीज़ को जानबूझकर या फिर इस IPEF में एक चीज़ जो ऐड नहीं है, दैट इज़ IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसको एक्सक्लूड किया गया है। पता है क्यों? क्योंकि वैक्सीन को लेकर ये IPR जो है ना, इसकी वजह से आज भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जो सबसे गरीब देश है ना, तो उसकी 16.2% पॉपुलेशन को ही वैक्सीनेशंस मिली हैं। ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ IPR। और अब इसको लेकर IPR को इसमें ऑन बोर्ड नहीं रखा गया है, राइट, लेकिन इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बातचीत करेंगे तो IPR की चीज़ें भी इसमें तो आएगी ही। और कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स और दूसरे देशों ने भी अब ये कहा है कि IPR को भी इसमें ऐड कीजिए, तो शायद बाद में IPEF में इसको ऐड किया जाए, लेकिन फिलहाल तो ये ऐड नहीं है। प्रमोटिंग फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड defines the US agenda on trade, sidestepping its pursuit on free trade ideal। फ्री ट्रेड के ऊपर इतना कोई जोर नहीं दिया गया है। उसके पीछे भी रीज़न ये है कि बहुत सारे IPEF के मेंबर्स जो है ना, अब उनके लिए ये टैरिफ जो है, इंपोर्ट टैरिफ, ये पासे यानी कि अब वो पुरानी बात है। भारत में तो हैं इंपोर्ट टैरिफ्स, राइट, तो टोटल 14 सिग्नेटरीज जो हैं उसमें से 4 ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको टैरिफ और ये सारी चीज़ें, खास करके टैरिफ जो हैं ये डबल डिजिट में है, वरना बाकी के देशों में इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसकी वजह से ये चीज़ जो है वो उसको ऐड नहीं की गई है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द IPEF इज़ टू एंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ रेगुलेटरी कोहेरेंस एंड टू मेक मार्केट एक्सेस contingent upon realization of regulatory standards। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस
कि ये सारे मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेम हों, अच्छे हों। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो डेवलप्ड देश होते हैं ना, उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई वो रखते हैं कि एक डेवलपिंग देश के लिए और एक लेसर डेवलप्ड देश के लिए इनको अचीव करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत जो लेबर राइट है और एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, तो इसका थोड़ा अपने हित के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यूएसए कर सकता है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली बताया है कि आप ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कीजिए। आप खुद के ऐसे लेबर स्टैंडर्ड्स निकालेंगे प्रोटेक्शनिस्ट पर्पसेस के लिए, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर आईपीईएफ में ऐसी चीज़ें, ऐसी कोशिश जो है वो की जा सकती हैं। सेम थिंग गोज विथ क्लाइमेट, राइट, कि अगर यूएनएफसीसीसी हैं तो उनको फॉलो कीजिए। फिर आप खुद अपने खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड के नाम पर मीन्स आप ऐसे रूल्स निकालेंगे कि दूसरे देश को फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यूएनएफसीसी के रूल्स को फॉलो कर रहा है वो देश, लेकिन ये नए रूल्स जो बनाए उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। और डेटा फ्लो और डेटा लोकलाइजेशन जो है, इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट कर रहा है ये आईपीईएफ। अब डेटा पर कंट्रोल कौन देश नहीं जाएगा, वी नो कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। और एग्जिट चाइना की बात हो रही है कि चाइना से फैक्ट्रीज जाएगी अमेरिका की तो दूसरे देश में आएगी, तो अब इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। हो सकता है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो भारत में आ जाए, राइट। तो सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत चाहेगा कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बने, ये भारत क्या कहते हैं। लेकिन एज फार एज डेटा रेगुलेशन और डेटा फ्लो और डेटा लोकलाइजेशन इज़ कंसर्न, तो भारत की सरकार ने 2019 में ये ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी निकाली और इसमें हमने ये कहा कि हमारा डेटा जो है ना, हमारे देश के लोगों का डेटा वो लोकल लेवल पर ही स्टोर होगा। यूएसए ये चाहता है कि वो खुद स्टोर करे, यूएसए स्टोर करे, राइट। और डेटा को लेकर यूएसए काफ़ी भारत के साथ झगड़ा करता रहता है। मीन्स उनको पसंद नहीं है कि हम लोकल डेटा को प्रमोट करें या फिर डेटा लोकलाइजेशन को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो आईपीईएफ के सामने हैं। ये कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है कि ये सारे के सारे इश्यूज इसमें कवर हो रहे हैं। कुछ चीज़ें जो 4 पिलर्स हैं उसमें से एक पिलर जो हैं उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फ्यूचर में आईपीएफ को लेकर कुछ और आर्टिकल्स आएंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करके इस आर्टिकल को अपने पास रखिए, या फिर आई वुड से कि आईपीईएफ की अलग से एक इसका सेक्शन बना लीजिए अपनी फाइल में। कुछ 2-3 पेजेस जो हैं वो आईपीएफ के, ये जो आज की हमने डिस्कशन की है, अगर हो सके तो इनकी प्रिंट निकाल कर आप वहाँ पर रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ आए तो उसमें ऐड किया जा सकता है। अभी मैंने नोट मेकिंग पर एक वीडियो भी लॉन्च किया था, तो अगर नहीं देखा है तो चेक दैट आउट। लेकिन आईपीएफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपके लिए एक प्रश्न है, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, आई एम श्योर। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा, एंड प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून। एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।